डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायलेंस। देखो, एनीथिंग, सुन लो पहले राजा बच्चा, एनीथिंग डन within within the scope of the memorandum intravirus, क्या है इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है। एनीथिंग डन आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, एनीथिंग डन आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायर्स, क्या है। हाँ, so any act which is ultra wires, anything which is outside the scope, या फिर कह सकते हैं which is ultra wires the memorandum is null and void, क्या है, is null and void, whereas सुनो, anything done ultra wires the company law is yes इलीगल या फिर अनलॉफुल, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, बच्चे मीनिंग क्या है, अल्ट्रा वायर मींस बियॉन्ड द पार्ट्स, ठीक है। जितनी तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, पार्ट्स नहीं है, तुम उसके बाहर कुछ कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्ट्रा वायर्स, क्या कहेंगे, यस वायर्स। The legal phrase ultra wires is applicable only to acts done in excess of legal power of the doers, मतलब जितना तुम्हें अलाउड नहीं था, जितना तुम्हें अलाउड नहीं था उससे बाहर तुमने कुछ किया या ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो दिस प्रीसपोजेस मतलब सपोजेस इन एडवांस, ठीक है, दैट द पावर्स इन द नेचर आर लिमिटेड, कि जो हमारी पावर्स है किसकी, मेंबर्स की, कंपनी की, वो क्या है, लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है, अप टू द rights and duties specified in the memorandum of association, yes. It is the fundamental rule of company law that the objects of the company as stated in the memorandum can be departed only to the extent permitted by the act, thus far and no further। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्या कह रहे हैं, ये फंडामेंटल रूल क्या है, कि कोई भी चीज अगर आपने कंपनी लॉ के बाहर करी तो वो गलत है, लेकिन अगर उसके अंदर अंदर करी तो वो चलेगा, पर फिर भी वो क्या है, अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम है, बट इट इज स्टिल लीगल, है ना, इट इज स्टिल लीगल। समझ आ गई बात। पहले ना बच्चे, पहले जो कंपनी लॉ था वो कहता था कि आप ना बिल्कुल भी मेमोरेंडम को चेंज नहीं कर सकते। अब क्या है, चेंजेस अलाउड है, ठीक है। हाँ, कंपनी के बाहर नहीं जा सकते, समझ आ गई। पहले अगर एक मेमोरेंडम बन जाता था तो वो चेंज नहीं हो सकता था, अब उसकी ऑल्ट्रेशन अलाउड है, बट वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब उसमें भी वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, हम उसमें नहीं घुसेंगे, ठीक है। पर ये अभी हम पढ़ेंगे तो आप टेंशन मत लेना कि मान ये तो ऐसे कह रहे हैं, फिर ये भी कह रहे हैं कि चेंज हो सकता है। देखो, वो कह रहे हैं कि चेंज कर सकते हो, बट जो जो हमारा लिखा हुआ है उसके बाहर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और पहले के जमाने में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। फिर से देखो, तो फंडामेंटल रूल, फंडामेंटल मतलब थंब रूल, इंपॉर्टेंट, नंबर वन रूल ऑफ द कंपनी लॉ, दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम, कह रहे मेमोरेंडम से बाहर आप जा सकते हो, बट आप कंपनी लॉ से बाहर नहीं जा सकते, यस, only to the extent permitted by the act, thus far and no further. That means what you can depart from in the memorandum is only up to the extent allowed by the company law and not उससे ज्यादा, ठीक है, yes, yes sir। तो बच्चे, in consequence any act done or any contract made by the company which travels beyond the power not only of the directors but also the company is wholly void and inoperative in law and is therefore not binding on the company। कह रहे कोई भी एक्ट जो कि मेमोरेंडम के बाहर थी, मतलब कंपनी उसके मेंबर्स डायरेक्टर्स की पावर के बाहर है, वो क्या है बच्चे, वॉइड है, इनऑपरेटिव मतलब नल है, ठीक है, एंड इट हैज नो लीगल बाइंडिंग मतलब नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल, नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल। समझ आ गई बात। ऑन दिस अकाउंट, on this account, a company can be restrained from employing its funds for the purposes other than those sanctioned by the memorandum। कह रहे हैं इसकी वजह से
कंपनी जो है अपने पैसे इंप्लॉइंग इट फंड्स मतलब जो भी उसके पैसे हैं एसेट्स है वो कहाँ तक यूज कर सकती है, जितना मेमोरेंडम में लिख रखा है और अलाउ किया हुआ है उससे ज्यादा आप उसको यूज नहीं कर सकते। Likewise, it can be restrained from carrying on a trade different from the one it is authorized to carry on. कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ लिखा है मेमोरेंडम में कि आप यही काम करोगे, यही ट्रेड करोगे, तो आप कोई और ट्रेड नहीं कर सकते। उस पे क्या रहेंगे बच्चे, रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, कैन बी रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे समझ। सिंपल भाषा लिखी हुई है, कुछ मतलब एक्सप्लेन क्या होगा आपको इधर के अल्ट्रा वायलेट का मतलब क्या है। ठीक है, अब बच्चा the impact of the doctrine of ultra vires is that a company can neither be sued on a ultra vires transaction nor it can sue on it। क्या कह रहे हैं ये, कह रहे हैं अगर कोई भी एक्ट जो कि क्या है वायर्स है उस पे ना ही आप किसी पे केस कर सकते हैं और ना इसका कारण कोई बता सकता है मुझे, क्योंकि जो मेमोरेंडम है वो क्या है, क्योंकि जो मेमोरेंडम है वो क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मैंने लास्ट क्लास में लर्न कराया था, एज पर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट, memorandum of association is a public document and any person dealing with the company is supposed to have knowledge of the public document before entering into contract with the company. So say suppose you are a company, ठीक है, आपके एमओए में लिखा था, आपके एमओए में लिखा था कि आप जो हो किसी भी तरीके से क्रेडिट पे कोई भी एसेट कंपनी का नहीं परचेज कर सकते, कोई लैंड नहीं परचेज कर सकते। ठीक है, अब मैं क्या हूँ, डीलर हूँ लैंड की, आप मेरे से खरीदना है लैंड या एसेट कुछ भी लगा दो, और आपने क्या कर लिया, आपने मेरे से उधार मांग लिया और मैंने तुम्हें उधार पे लैंड दे दिया। उसके बाद अगर कंपनी मुझे पैसे नहीं ना देती तो मैं कंपनी को सू नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि ये लिखा था ना मेमोरेंडम में, कह रहे एज एमओ इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन 399 एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी शैल या फिर इज presupposed to have complete knowledge of the public document before entering into any contract with the company। ठीक है बच्चा, आ जाओ अब ध्यान देते हैं। तो कह रहे हैं since a memorandum is a public document it is open to public for inspection, therefore when one deals with a company one is deemed to know about the powers of the company if in spite of this you enter into a contract or transaction which is ultra wise the company you cannot enforce it against the company। तुम्हें पता था, तुम्हें मतलब मुझे पता था कि कंपनी जो है क्रेडिट पे लैंड नहीं खरीद सकती और मैंने फिर भी दिया। कह रहे तुम्हारी गलती, तुम ज्यादा शाणे बन रहे थे ना, अब तुम मुक्त हो, तुम केस नहीं कर सकते। हाँ, कंपनी मुझे पैसा देना चाहे अलग बात, दे सकती है, पर क्या मैं केस कर सकती हूँ, आगे समझ। So person dealing with the company should have full knowledge or should know the memorandum का scope। If any otherwise transaction into a company cannot be enforced either by parties, चाहे company है चाहे कोई भी person। ठीक है, example सुनो, if you have supplied goods or performed services on such a contract or lent money you cannot obtain payment or recovery the money lent but if the money advanced to the company has not been expended। कहानी सुन लो, important क्या है, कह रहे हैं आप से सपोज, सुन लो सुन लो, अगर तुमने मुझसे, कंपनी ने क्या किया बच्चे, उधारे पैसे दिए, ध्यान दो इधर, ये तो मैं तुम्हारे को कितनी बार बोल रही हूँ, तुम ये पढ़ सकते हो। तुमने क्या हुआ कि मैं क्या हूँ, उधार देती हूँ, ठीक है, बहुत बहुत सॉरी लेटर हूँ मैं, ठीक है, कंपनी ने या तुमने क्या करा, मुझसे उधार ले लिया और मेरे को नॉलेज नहीं थी, मतलब मेरे को नॉलेज होनी चाहिए थी क्यों मेमोरेंडम में लिखा है, पर मैंने बिना पढ़े तुम्हारे को वो पैसे दे दिए उधार पे। ठीक है, कहानी समझ आई। अब क्या कह रहे हैं, अगर वो पैसा कंपनी ने खर्च नहीं करे, मतलब अभी मैंने उधार दिया ही है और मुझे पता चल गया कि वो उधार तो देना नहीं था और वो पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़ा है या तुम्हारे पास पड़ा है, तुमने खर्च नहीं किया, तो मैं वापस ले सकती हूँ, बस इतना। हाँ, अगर खर्च कर लिया तब नहीं।
ठीक है, सुनो वाला। But if the money advanced to the company has not been expended, मतलब खर्चा नहीं हुआ अभी, the lender may stop the company from parting it by means of an injunction. Injunction orders क्या थे, मैंने पहले भी बताया था। यस, वो क्या होता है, वो आपने लास्ट टाइम मुझे ये बताया था, कोर्ट ऑर्डर्स। मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, कंजंक्शन मींस नॉट टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग व्हिच ही सेड दैट ही वांट टू, है ना। मैंने जो वादा किया कि मैं नहीं करूंगी, तो तुम्हारे को मैं रोक सकती हूँ, या तुम अगर से सपोज मैंने वादा किया तो तुम मुझे रोक सकते हो कि मैम याद करो, आपने वादा किया था कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज इंजंक्शन, स्टॉप रिस्ट्रेन ऑर्डर, ठीक है। This is because the company does not become the owner of the money which is ultra-wise the company, है ना। देखो, अगर कंपनी के बाहर ही है तो क्या तुम ओनर बन सकते हो कंपनी के? नहीं बन सकते। उसके बाद as a lender remains the owner, he can take back the property in specie। मतलब अब क्या कह रहे हैं, अगर से सब ओनर प्रॉपर्टी मतलब पैसा वापस ले सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है बच्चे, ए ने क्या करा, कंपनी को लोन दिया, ठीक है, जो कि अल्ट्रा वायरस था। कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, पैसे नहीं दे रही ना, इसको रिकवरी नहीं हो पा रही, तो कह रहे हैं अगर ये यूज नहीं हुआ तो ए क्या कर सकता है, वापस ले सकता है पैसे, ठीक है। ये फैन ऑफ होता है या कम कम तो नहीं होगा, ऑफ ऑफ कर दो, देखना अगर कम हो रहा है तो शायद कम करता, नहीं तो ऑफ कर। ठीक है। If the ultra wires loan has been utilized in the meaning lawful debt of the company, अब मेरी बात सुनो, कह रहे हैं कि से सपोज क्या हुआ ना, कंपनी को कोई मतलब कि से सपोज टैक्स पे करना था, ठीक है, या कोई पेनल्टी फाइन पे करना था, मतलब लॉफुल डेट है ना, ठीक है, उसके लिए उसने उदाहरण दिया जो कि अल्ट्रा वायर्स था। अब ये क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं तब आप पैसे रिकवर कर सकते हो। हाँ, चेक करो। इफ द अल्ट्रा वायर्स लोन, मतलब ऐसा लोन जो कि अलाउड नहीं था, हैज बीन यूटिलाइज्ड इन मीटिंग लॉफुल डेट्स, लॉफुल समझते हैं जो लीगली इन्फोर्सेबल डेट्स थे, ठीक है। Then the lender steps into the shoes of debtor paid off and consequently he will be entitled to recover his loan to the extent from the money। तो मतलब उस केस में सर, उस केस में क्या कर सकते हो, आप मनी जो है रिकवर कर सकते हो, ठीक है। कब, जब पैसा जो है खर्चा किया गया फॉर मीटिंग लॉफुल डेट्स, ठीक है बेटा। सो इफ लोन इज फॉर लॉफुल पर्पस देन एक जो मतलब जो है वो क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा कंपनी का, ठीक है। और क्या करेगा बच्चे, यस, मतलब कंपनी जो है एक ही डेटर बन जाएगी और उसको पैसा दे देगा। An act which is ultra vires the company being void cannot be ratified by the shareholders of the company। Important, क्या कह रहे हैं, ये कहानी समझ आ रही है, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि कोई भी एक्ट, मुझे रैटिफिकेशन का मतलब नहीं पता, आपने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश कर void है। क्या है, वॉइड है ना, ये भी एक्ट जो कि बाहर करी है, मतलब इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। तो कह रहा है कि सारे शेयर होल्डर्स इकट्ठे मिल भी जाते हैं, मतलब सारे शेयर होल्डर्स, मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, वो यूनानिमस वोट करते हैं। यूनानिमस मीन्स 100% वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तब भी कह रहे हैं ये जो एक्ट है ये रेटिफाई नहीं हो सकती, मतलब इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। रैटिफिकेशन क्या होता है, सुन लो भी कहानी, कहानी कान खोल के बिल्कुल ढंग से सुन लो। रैटिफिकेशन कब होगी दिव्यांग, सुन लो बेटा। रैटिफिकेशन तब होती है जब कोई काम कर दिया, ये अग्री करते हो उस पर, ठीक है, लेकिन वो उस टाइम पे जो है इन्फोर्स नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं चलो हम बाद में इसको लीगली इन्फोर्स कर देते हैं, बाद में मतलब कि इसको लॉफुल कर देते हैं, हाँ लीगल स्टैंडिंग कर सकते हैं। तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है।
ठीक है। Sometimes act which is ultra vires can be regularized by ratifying it subsequently. For instance, if the act is ultra vires the power of the director, shareholders can ratify it. If the ultra vires act of the articles of the company can alter its articles. But if the act is within the power of the company, but it is done irregularly, shareholders can validate it. क्या कह रहे हैं? So, कह रहे हैं say suppose ऊपर वाले तो समझ आ गया ना। कह रहे अगर तो मेमोरेंडम के बाहर है तो सारे शेयर होल्डर्स भी अगर मान जाए, 100% शेयर होल्डर्स भी कहे ना कि हमें इसको ओके करना है, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है। पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कभी कभार ना पावर्स देखो सबकी अलग अलग डिफाइंड है ना। कह लो कह दिया था कि डायरेक्टर्स जो है वो एक फलाना फलाना काम नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन शेयर होल्डर्स के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो तब कह रहे शेयर होल्डर जो है इसको ओके कर सकते हैं। देखो यार मैंने आपको कह दिया आप नहीं रेटिफाई कर सकते, पर मेरे ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो मैं क्या रेटिफाई कर सकती हूँ? यस मैं कर सकती हूँ। ठीक है, ये कह रहे हैं। या फिर कह रहे से सपोज अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है उसके अंदर कोई चीज मना की हुई थी, किसके अंदर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई मना की हुई थी चीज, तो हम आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं? चेंज। चेंज मीन्स ऑल्टर, है ना, ऑल्टरेशन कर सकते हैं। यस। अब कह रहे हैं लेकिन ऐसी कोई एक्ट जो कि क्या है, पावर ऑफ द कंपनी में है, पावर ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी को अलाउड है करने के लिए, बट इट इज नॉट इरेगुलरली। इरेगुलरली मतलब सही तरीके से नहीं की गई। मेमोरेंडम आपको ये नहीं कह रहा कि ये काम जो है कंपनी नहीं कर सकती, कंपनी कर सकती है, पर वो जिस तरीके से होना चाहिए था ना, मतलब कह लो कोई रेजोल्यूशंस नहीं पास हुई, या फिर कह लो कि इतनी वोट्स नहीं कास्ट हुए, या जो भी कुछ गड़बड़ हो गई छोटी मोटी, तो तब भी कौन उसको ओके कर सकता है? शेयर होल्डर्स वैलिडेट कर सकते हैं। उससे समझ आ गई? फिर से सिंपल भाषा में बिल्कुल 100% समझ। ठीक है। आ जाओ। कह रहे हैं अगर तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर कोई भी काम किया, वो क्या है? नल एंड वॉइड है। नल एंड वॉइड है ना। अब कह रहे हैं मेमोरेंडम की बात तो हम कर ही नहीं रहे, हम क्या बात कर रहे हैं? कंपनी में, है ना। कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। एक मेमोरेंडम है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। उसमें भी बच्चे हो सकते हैं हमारे डायरेक्टर्स की ड्यूटी है। ठीक है। उसमें भी हम कहते हैं हमारे शेयर होल्डर्स हैं कुछ, है ना। उसमें भी हम कहते हैं कुछ हो सकता है मैनेजर्स, चलो मैनेजर तो इंटरनल हो गया, उसको वो आर्टिकल हो गया, या हाँ वो मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स ही होते हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं से सपोज आर्टिकल्स के बाहर आपने कोई चीज कर ली, लेकिन वो मेमोरेंडम के अंदर अंदर है, तो क्या आर्टिकल को आप चेंज कर सकते हो? यस कर सकते हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के को अलाउड नहीं था कोई काम करना, लेकिन शेयर होल्डर्स के पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो शेयर होल्डर्स क्या इस एक्ट को रेटिफाई कर सकते हैं, मेक गुड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। ठीक है बच्चा। उसके अलावा एक और चीज बोल रहे, कह रहे से सपोज कोई एक एग्जांपल है कि आपको कहा गया था कि आप लोन कैसे ले सकते हो, जब शेयर होल्डर्स, ठीक है, प्लस कोई कह लो दो डायरेक्टर्स, हाँ, एंड उसके अलावा जो है हमारे कह लो कि एक सीएस साइन करता है ना, तब जाके आप जो हो लोन ले सकते हो। ठीक है। अब क्या हुआ ना, आपने शेयर होल्डर और दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, से सपोज कंपनी सेक्रेटरी के साइन नहीं हुए, तो कह रहे हैं कि जो ये शेयर होल्डर्स है ना, ये इसको रेटिफाई कर सकते हैं, मेक गुड कर सकते हैं। कैसे? वो सीए से साइन करा, हटा आगे थोड़ी ना साइन करा कर CA। ये नहीं माने अगर, ये क्यों नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो फिर ये पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी ना, फिर लोन नहीं ले सकते आप, वापस करना पड़ेगा। इरेगुलरिटी में तो कुछ चीज भूल के करनी। मेरे को तो डर लग रहा है डेंगू डेंगू तो नहीं हो जाएगा, मच्छर काट रहे हैं। चलो। leading case through which this doctrine was initiated, sorry, मतलब कि आया कैसे? ठीक है, was Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Rich। ठीक है बेटा, ये केस लो है। अब कह रहे हैं ये जो डॉक्ट्राइन मतलब जो अल्ट्रा वायर्स
जो ये अल्ट्रा वायर्स है ये डॉक्ट्राइन आया कैसे, इस केस के बाद आया। क्या है केस का नाम, एशब्रे रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, ये नाम है क्या, एक नाम है एशब्रे रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। और केस किसके अगेंस्ट किया इन्होंने, रिच के। बच्चे अब ये जो है ना, सुनो क्या हुआ, ये जो कंपनी है ना एशब्रे रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी, बच्चे इसका मेन काम क्या था, मेमोरेंडम में लिखा हुआ था कि ये क्या कर सकती है, सुन लो, मेक, सेल, लेंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स। रेलवे कैरेज समझते हैं, वैगन डब्बे, हाँ खाली डब्बे होते हैं जो। एक कैरेज होता है जिसमें हम सामान लेके जा सकते हैं, ये इंसान आएंगे, तो अगर वैगन्स खाली वाले जो होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं ये क्या कर सकते थे, बना सकते थे, मतलब मेक मतलब बना सकते, बेच सकते थे, और उधार रेंट पे दे सकते थे, यस। एक तो ये काम था इनका। दूसरा, कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। और क्या कर सकते थे, मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम कर सकते थे, ठीक है, और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम भी कर सकते थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, ठीक है। टू परचेज, लीज, सेल वर्क माइंस। वर्क माइंस, माइंस समझते हैं, वर्क माइंस मतलब जहाँ पे काम करते हैं लोग, हाँ, हाँ? माइंस तो समझ गए ना, माइंस होती है सिर्फ हमारे पास डिफरेंट माइंस होती है, कोल माइंस होती है, गोल्ड माइंस होती है, हाँ, जहाँ पे सामान एक्सट्रैक्ट करने वाले काम, हाँ, वो कर सकते थे। मतलब परचेज भी कर सकते थे वर्क माइंस, सेल भी कर सकते थे, और लीज भी कर सकते थे, लीज भी कर सकते थे। टू परचेज एंड सेल एज मर्चेंट्स और एजेंट्स कोल टिम्बर मेटल्स। तो ये जो माइन से सामान आया, उसको कोल टिम्बर और मेटल्स वगैरह को आप क्या कर सकते हैं, बेच भी सेल कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, और एजेंट्स भी उसकी तरह उसके काम कर सकते थे। एजेंट मतलब बीच में अगर कोई और खरीद रहा है या बेच रहा है तो बीच में उसको काम कर सकते थे। अब कहानी क्या थी, सुनो, ये लर्न नहीं करना कुछ, ये तो सिंपल है कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया हुआ कि क्या क्या लागू, ठीक है। अब कह रहे डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिच। अब ये जो कंपनी है इसने क्या किया, रिच जो है बंदा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, किस चीज का, सुन, उसको बोला गया कि हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम, बेल्जियम में रेलवे लाइन बिछाएंगे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे कहीं लिखा है कि आप रेलवे लाइंस भी बना सकते हो, रेलवे कैरेज था, वैगन्स हैं, नहीं मेक भी है, पर रेलवे कैरेज एंड वैगन्स है, कहीं पे रेलवे लाइंस या ट्रैक्स के बारे में बात हुई है। जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स क्या सिर्फ रेलवे की लाइंस पटरियां बिछा सकते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं, ये जो ये मिस्त्री लगे हैं, समझ गए। मैकेनिकल कौन हो गए, जो स्पेयर पार्ट और ये सारे काम करेंगे, मैकेनिकल काम तो ये हो गया ना। तो कह रहे क्या इसमें कहीं पे भी पटरियां बिछाने का काम होता है, नहीं, ठीक है। एंड द कंपनी फर्दर रैटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब एक बारी बात बता देती हूँ, दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, और तीन तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन एंड एक यूनानिमस रेजोल्यूशन। का कान खोल के बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना। अब बच्चे अपना क्या होता है ना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है मेजोरिटी, मतलब जहां पे 51% लोग मान गए ना, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जहां पे 3/4 मतलब 75% लोग मानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। यूनानिमस मीन जहाँ पे 100% मानते हैं, यूनानिमस वैसे ए से स्टार्ट होता है, यूनानिमस, ठीक है। तो यूनानिमस रेजोल्यूशन में 100% लोग जो है वो अगर मानेंगे शेयर होल्डर्स, तो उसको यूनानिमस कहते हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन कह रहे हैं कि कंपनी के अपने हाथ से तो था नहीं कि वो किसी को इस तरह का ऑर्डर दे सके। उन्होंने क्या किया बच्चा, ये ऑर्डर दे दिया कि हम रेलवे ट्रैक्स या लाइन जो है बेल्जियम में बिछाएंगे, ठीक है। और कंपनी ने क्या कर दिया, इस एक्ट को रेटिफाई कर दिया, कैसे, साइन करके, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। बाद में ना कंपनी ने क्या किया, रेप्यूडेट, रेप्यूडेट मींस कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। रेप्यूटेशन मींस कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कह के कि ये क्या है, हमारी कंपनी के अल्ट्रा वायर्स है, ठीक डिसीजन लिया, यस ठीक डिसीजन लिया। अब रिच जो है उसको आ गया गुस्सा, कह रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच समझते हो, कैंसिल हुआ है, तो तुम मुझे डैमेजेस दो, नहीं तो मतलब मेरे को तो ये काम करना ही करना है। क्यों,
क्योंकि कहता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये तुम्हारे मेमोरेंडम में ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स की डेफिनेशन में आता है। समझ गए उसने क्या कहा है? एंड हेंस इट वाज विद इन द पार, उसने कहा कि ये जो है तुम्हारे पार के अंदर ही है, क्योंकि ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में आता है। मोरओवर इट हैज बीन रैटिफाइड, उसने कहा कि तुम्हारे मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स मतलब 75% ने हाँ कर दी थी ना, ये देखो हमने कहा ना स्पेशल रेजोल्यूशन से पास कर दिए। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नल एंड वॉइड है। क्यों? क्योंकि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स जो है और वो क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है छोटे मोटे काम के लिए होते हैं। ठीक है, इफ द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स was not so interpreted, it would authorize a contracts of any kind of description। कह रहे हैं अगर ऐसी बात थी तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में तो हर चीज आएगी। यार ऐसा नहीं होगा, इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था, नल एंड वॉइड था। तो an ultra vires contract can never be made binding on the company. It cannot become intra vires by reasons of estoppel, equins, lapse of time, delay और ratification। कह रहे हैं आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जो कि क्या है अल्ट्रा वायर्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंपनी है, ठीक है ना, आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंपनी है, उसको आप इंट्रा वायर्स मतलब स्कोप ऑफ कंपनी के अंदर नहीं कर सकते। कैसे? इस टोपल समझते हैं ना? yes. ये दिखा के क्या, हाँ जी हमें तो अलाउड है, या ये बंदा जो है उसकी जगह तुम कह रहे हो कि मैं ओनर हूँ या मैं काम कर सकता हूँ, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते। एक्वेंसेस मतलब कि आप ये बोलो कि हाँ जी हमें तो ये काम आता है और हम कर देंगे, तब भी आप इंट्रा वायर्स नहीं कर सकते। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया उसके बाद हम कह रहे हैं कि काम कर देंगे, नहीं हो सकता। डिले करके भी और रैटिफिकेशन करके भी, रैटिफिकेशन समझते हैं या बाद में आपने इसको स्पेशल रेजोल्यूशन से ओके कर दिया तब भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब पॉइंट्स टू बी नोटेड बच्चे, वही बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनी एक्ट डन आउटसाइड स्कोप ऑफ मेमोरेंडम इज null and void and it cannot be ratified even with unanimous consent of all the shareholders। I told you 100%। ठीक है, any act which is ultra vires the directors but inter vires the company can be ratified, ये भी हमने पढ़ा था ना। बट कैसे कर सकते हो? थ्रू अ रेजोल्यूशन पास एट द जनरल मीटिंग। रेजोल्यूशन समझ रहे हैं, वोटिंग जनरल मीटिंग में। फिर कह रहे हैं इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वाइज द आर्टिकल, तो कैसे कर सकते हो आप आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हो जनरल मीटिंग में बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये लर्न करनी पड़ेगी आपको बात, कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन जो है जनरल मीटिंग में पास करके एओए को ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है, द पर्पस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हैज बीन डिफीटेड एज नाउ the object clause can easily be altered but just by passing a special resolution to shareholder। मैंने आपको बता दिया ना, अब क्या है आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको मेमोरेंडम को कैसे बच्चे, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन जो है पास कर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया बच्चे लास्ट टॉपिक दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसके ऊपर ठीक है अगर बनेगा तो सिंपल सा केस बनेगा कि बताओ कि अल्ट्रा वायर्स है कि नहीं, ये तो आपको फिर भी आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर आता है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, समझ रहे हो, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बड़े वाला एक। ठीक है, और ये मेरे को लगता है मैक्सिमम हमें हाफ करना, नहीं थोड़ा सा लग जाएगा, हाँ 1 घंटा लग जाएगा, इंडोर मैनेजमेंट भी है। कितने पेजेस हैं? 2 3? कोई नहीं, स्टार्ट। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं स्टार्टिंग से करेंगे बेटा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बच्चे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं जो कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करेगा। मतलब मैंने बोल दिया मैनेजर्स ये काम करेंगे, शेयर होल्डर्स ये करेंगे, आप ये मैनेजर इतना ही कर सकते हो, आपकी स्कोप इतना ही है, जो मतलब अथॉरिटीज को डिफाइन करता है फॉर इंटरनल वर्किंग। ठीक है, सो दीज आर व्हाट इंटरनल रेगुलेशंस के लिए होते हैं बच्चे। केस लॉ है इसमें, जीनस वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, these general functions of the articles have been aptly summed up by Lord Carnels in Ashbridge Carriage Company versus Ritchie। अभी हम पढ़ के हटे हैं ना, हाँ हाँ उसको जोड़ दो। मतलब ये आपने कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात ये है कि आर्टिकल्स क्या है बच्चे, सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम, मतलब
हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो क्या मेमोरेंडम के बाहर हो सकते हैं? नहीं, मेमोरेंडम के अंदर उसके तहत ही बने जाएंगे, है ना। मेमोरेंडम में जो लिखा होगा उसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे या फिर उसी में पार्ट्स ड्यूटीज जो है वो एलैबोरेट करेंगे, ठीक है। दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एज अ चार्टर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, है ना। एंड आर्टिकल जो है वो सिर्फ डिफाइन करता है ड्यूटीज, राइट्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी एज बिटवीन देमसेल्व्स एंड द कंपनी एंड द मोड इन व्हिच द बिजनेस इज टू बी कैरिड आउट। समझ गए? मतलब सिर्फ इंटरनल का बताता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आ जाओ। Document containing the articles of association of the company is a business document. Hence, it is to be construed strictly. मतलब क्या आप अपनी मर्जी से कभी आर्टिकल्स फॉलो कर ले, कभी नहीं, ऐसा तो नहीं है। कह रहे जो आर्टिकल्स में लेके उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्यों? वो इंटरनल रेगुलेशन के लिए, तो दे हैव टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। इट रेगुलेट्स डोमेस्टिक मैनेजमेंट, डोमेस्टिक मतलब इंटरनल, ठीक है, of the company and create certain rights and obligations between the members and the company. तो इसमें rights and obligations किसके हैं? members की company के towards और company के members के towards, ठीक है। the articles are in fact bylaws. bylaws समझते हैं? bylaws क्या होता है? laws को जो explain कर रहे हो और बता रहे हैं joining laws and regulations, ठीक है, of the company according to which the directors and officers are required to perform their duties and functions. Yes, it is important therefore that the auditor should study them properly before he enters into that business. Okay, auditor मतलब आप लोग जो हो, आप लोगों को भी full knowledge होनी चाहिए किसकी? articles of a company की। Section 5 of the Companies Act 13 seeks to provide the contents and models of the articles of association. तो बच्चों कहाँ पे लिखा है contents and models? कहाँ पे लिखे हैं? Section 5 में लिखे हैं, yes, ठीक है। पहला क्या बच्चे? contains regulations. regulations मतलब कि किस तरीके से इंटरनल मैनेजमेंट जो है काम करेगी, वो सब कुछ लिखा है। इंक्लूजन ऑफ मैटर्स मतलब कौन से मैटर्स जो है जरूरी है, इस तरीके से काम करेगी, वो लिखा होगा। कंटेन्स प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट, ये कहानी सुनेंगे, इंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? इंट्रेंचमेंट, इंट्रेंचमेंट नाम से समझ आया कि मतलब कुछ कम कर रहे हो, है ना। तो कह रहे हैं अगर से सपोज मेमोरेंडम में, सुन लो, मेमोरेंडम में एग्जाम्पल है, ऐसा लिखा है कि आप 100 करोड़ तक की बोरोइंग्स कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल। तो आर्टिकल्स में आप क्या कर सकते हो? आप इसको और कम कर सकते हो। आप कह सकते हो कि कंपनी जो है वो मैक्सिमम बोरोइंग्स 100 करोड़ तक कर सकता है, बात ठीक है, लेकिन हम अभी के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट करें ओनली टू 1 CM। उसके ऊपर कंडीशंस लगा हाँ, वो बाद में आर्टिकल्स को अमेंड करके हो जाएगा। अभी के लिए, अभी के लिए आप नहीं करोगे। अगर आपको चेंज करना है, सुनो बेटा एक मिनट, जो इसका क्वेश्चन है पहले वो बताती हूँ। हाँ, वो टाइम टू टाइम नहीं इतना होता, देखो एक ही बार बनता है आर्टिकल्स और मेमोरेंडम। आप जो वो चेंज कर सकते हो, आप पे जैसे क्वेश्चन है कि दैट इफ यू वांट टू इंक्रीज इट, ठीक है, इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस लिमिट, 1 करोड़ से ज्यादा करना चाहते हो, से सपोज 2.5 करोड़, तो आप कैसे कर सकते हो? आप जनरल मीटिंग बिठाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करो, और फिर कह दो कि 2.5 करोड़ तक बोरो कर सकते हो। समझ गए ना? yes. हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हर रोज ही चेंज होते रहेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स और मेमोरेंडम जो है एक ही बार बनते हैं, आप उसको अमेंड कर सकते हो। यस, दैट कैन बी अमेंडेड थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ओके, फिर बच्चा क्या कह रहे हैं कि ये जो है मैंने लिमिट को क्या किया बेटा? कम किया है ना, माइनस किया है, इधर स्ट्रिक्ट कर दिया ना, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट कर दिया, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना इसको, yes. थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। तो कह रहे हैं ये आर्टिकल्स में किया जा सकता है, इंट्रेंचमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। आ जाओ रीड कर लेते हैं ताकि आपको इसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। आ जाओ। The articles may contain provisions for entrenchment to protect something, ठीक है, क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ कर सकते हैं। To the effect that specified provisions of the articles may be altered only if conditions or procedures that are more restrictive, आर्टिकल्स जो है हमारे और भी मॉडिफाई हो सकते हैं, उसको हम और भी कम कर सकते हैं। कैसे? अगर वो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ले करते हैं देन दोज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन आर मेट और कंप्लाइड विद। कह रहे और रिस्ट्रिक्टिव हो वो आर्टिकल्स में जो आप चीजें लिख रहे हो, और वो आप कैसे एप्लीकेबल करोगे? कोई भी चीज अगर आपको एप्लीकेबल करनी है, चेंजेस करने कैसे होंगे बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल, वो कहानी लिखी है। कह रहे अब सी सपोज मेरे आर्टिकल्स में 1 CR की हमने लिमिट लिखी हुई थी,
अब डायरेक्टर्स इसको और कम करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रेंचमेंट। से सपोज 75 lakhs करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, वही बात है, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स। कर देंगे तो कर दो कम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही है कि कम रिस्ट्रिक्ट करना, स्ट्रिक्ट करना, स्ट्रिक्ट देख रहे हो ना, मोर रिस्ट्रिक्टिव। और वो जो सब डिफेंस और वर्ल्ड में अच्छा, प्रोटेक्ट किसको करोगे, कंपनी में कि कोई लॉसेस ना हो या बहुत ज्यादा ह्यूज आप डेट ना उठा लो, डर के। स्ट्रिक्टली सीरियस हाँ, इसलिए कर रहे हैं, फायदे के लिए, किसके, कंपनी के फायदे के लिए। ठीक है बच्चा, आ जाओ। मैनर्स ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अब कह रहे हैं इंट्रेंचमेंट आप कर कैसे सकते हो या किस तरीके से करोगे। द प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड ईदर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और बाय अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स। या तो कह रहे हैं स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया 10 करोड़ का 1 करोड़ कर दिया आपने, या आपने पहले 1 करोड़ लिखा हुआ था उसको बाद में अमेंड कर दिया थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग, कर सकते हो। यस, ठीक है, बाय ऑल द मेंबर्स, बाय, अब यहाँ पे कहानी सुनो, बाय all the members in case of private company and by special resolution in public company। तो public company में तो वही रहेगा special resolution, हाँ वो तो general meeting रहेगा। और बच्चे private company में unanimous 100%, ये लर्न कर। शेयर होल्डर्स हाँ, अगर हाँ करेंगे तब इंट्रेंचमेंट होगी, लेकिन पब्लिक कंपनी है तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, समझ गए दिव्यम। यस नोटिस ऑफ टू द रजिस्ट्रार ऑफ इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अब अगर आपने इंट्रेंचमेंट किया तो बच्चे रजिस्ट्रार को भी तो इन्फॉर्मेशन देनी बनती है ना, क्यों, क्योंकि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक को नॉलेज होनी चाहिए इस बारे। यस, कह रहे whether articles contain provision of entrenchment whether made on the formation or by amendment later on, the company shall give a notice to the registrar of such provision in such form and manner as may be prescribed। किस तरीके से बोलो, इस तरीके से कर दो। फिर the forms of articles, which are the articles of the company, shall be in respective form in table F, G, H, I, and J, schedule 1 or may be applicable to such companies। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं जिसका फॉर्मेट उठा सकते हो और शेड्यूल 1 में होता है यूजुअली, जो हम पढ़ते होते हैं +2 में या आगे प्रैक्टिकली आप पढ़ोगे, दैट इज शेड्यूल 1 टेबल एस। हाँ, ठीक है, मतलब ये अभी आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, ये वैसे बता रही हूँ। बच्चे मॉडल आर्टिकल्स क्या होता है बच्चे, कंपनी में अडॉप्ट एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन द मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल टू सच कंपनी। मतलब मॉडल, मतलब ये जो ये लिखे हुए ना कि कौन सा आप टेबल उठा सकते हो, तो कह रहे हैं वो बताया हुआ है कि आपको कौन सी कंपनी को कौन सा टेबल जो अडॉप्ट करना है, कह रहे हैं वो उठाओ और वो आप यूज कर सकते हो। नॉट इम्पोर्टेंट। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर जो कंपनीज, कंपनीज क्या है बच्चे, जो कि इस एक्ट मतलब 2013 के बाद जो कंपनीज रजिस्टर हुई है उनका क्या होगा। समझ गए, कुछ तो पहले थी उस टाइम पे हुई और अब जो उसके बाद हो रही है उसके बारे में कह रहे हैं। कह रहे इन केस ऑफ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 2013 वाली एक्ट इन सो फार एज द रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ सच कंपनी do not exclude or modify the regulations contained in the model articles applicable to such company, those regulations shall so far as be applicable to the regulations of the company in so manner and to the extent as, मतलब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये जो मॉडल्स हैं, है ना, जो मॉडल्स अलाउ किए हुए हैं इनको ही आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से सुनो, इन सो फार एज आर्टिकल ऑफ द कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड, जिसमें हमने बाहर नहीं किया हुआ क्या, या मॉडिफाई नहीं किए रेगुलेशंस जो कि उस मॉडल आर्टिकल में थे, मतलब मॉडल आर्टिकल उठाया और उसको वैसे के वैसे लिख दिया। ठीक है, दोज रेगुलेशंस एज फार एज एप्लीकेबल बी द रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, मतलब जो मॉडल आर्टिकल्स में आपने उठाई है चीज अगर उसको चेंज नहीं किया, ठीक है ना, सुन रहे हो। Yes. तो बच्चे कह रहे हैं वो जो उसके अंदर लिखा है ना वो सेम टू सेम आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे सेम मैनर एंड टू एक्सटेंड, जो कि कह लो अगर आपने, सबसे सिंपल भाषा में बताते हैं उसको बिना पढ़े एक बार समझ लो। क्या कह रहे हैं कि अगर इस एक्ट के मतलब 2013 में जो कंपनीज बाद में आई,
2013 के एक्ट में जो रजिस्टर हुए हैं कंपनी बाद में आएंगे, उससे पहले वाले की बात नहीं कर रहे। कह रहे हैं उसमें तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा आर्टिकल्स में। तो कह रहे हैं उनको ना ये टेबल उठाना है और उसको यूज कर लेना, चाहे आप उसको फिर रजिस्टर नहीं भी करा रहे। अगर सेम टू सेम लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। फिर मतलब कह रहे हैं कि ऐसा माना जाएगा कि वो क्या है, रजिस्टर्ड हुए हुए आर्टिकल्स है। अगर सेम टू सेम उठाए, अगर आपने कुछ चेंज किया है, ऑल्टर किया है, एक्सक्लूड किया है, इंक्लूड किया है, तो आपको रजिस्टर कराना कंपल्सरी। फिर से बोल, कह रहे 2013 की एक्ट के बाद ये जो मॉडल्स आर्टिकल गिवन है ना, FGHI शेड्यूल 1 में, कह रहे हैं अगर उसमें से आपने कोई भी टेबल उठाया मॉडल का और आपने सेम टू सेम शेप दिया जो कि आपकी कंपनी को एप्लीकेबल था, ठीक है, बिना किसी चेंजेस के, कोई 1% भी चेंज नहीं किया, ना कुछ ऑल्टर किया, मतलब उसमें 1% भी ना कुछ चेंज किया, ना ही कुछ निकाला, ना ही कुछ डाला, ठीक है, सेम टू सेम अगर कर लिया, तो कह रहे हैं कि ऐसा माना जाएगा कि आपने वो जो मॉडल है उसको क्या करा दिया है, रजिस्टर करा दिया है विद द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अगर आपने चेंजेस किए हैं तो आपको 100% कंपल्सरी है उसको रजिस्टर कराना। ठीक है, द फॉलोइंग आर द की डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। बता दो ऑब्जेक्टिव। बच्चा जो हमारा एमओ है वो क्या बताएगा, वो ऑब्जेक्टिव्स को डीलिमिट करेगा, ठीक है, वो बताएगा कि किसके बाहर एक कंपनी जो है नहीं जा सकती। लेकिन आर्टिकल्स क्या करेंगे बच्चे, उसी को एक्सप्लेन करेगा और बताएगा कि उसके अंदर क्या काम करना है। यस, रिलेशनशिप बेटा, मेमोरेंडम जो है वो कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच का रिलेशनशिप है। आर्टिकल्स क्या है, कंपनी और इंटरनल ऑर्गेनाइजर्स के बीच का डिफरेंस है। ऑल्टरेशन, मेमोरेंडम जो है सिर्फ उसी तरीके से और उसी सर्कमस्टांसेस में चेंज हो सकते हैं जो कि एक्ट में लिखा है, लेकिन आर्टिकल्स जो है वो सिंपली कैसे चेंज हो सकते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स बच्चे, एनी एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड, but any act which is done outside the scope of articles but which is within the scope of memorandum can be ratified by special resolution in the general meeting. आ जाओ, इजी था। आ जाओ, ये है आर्टिकल्स इंडोर मैनेजमेंट। अब मैं इसमें जो कहानी बताने लगी हूँ ना, अगर तुमने उस दिया, मेरी बात सुन लो, क्योंकि डालूंगी तो मैं हूँ, ये मैं टेस्ट में पक्का डालूंगी। अब वो मेरी मर्जी है कि मैंने इसको डायरेक्टली डालना है या मैं इसको केस स्टडी फॉर्म में डालूंगी, वो मैं देखूंगी ये क्या मेरे को लग रहा है थोड़े क्वेश्चन पेपर्स देख के कि क्या इस बार पॉसिबिलिटी आने की। ठीक है, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको बता दिया, अभी 2 अटेम्प्ट से कॉर्पोरेट व्हील आ ही रहा है। इंडोर मैनेजमेंट मेरे को इस बार हाई चांसेस लग रहे हैं कि पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देंगे कि लिखना कैसे इस आंसर। देखो कभी भी कोई भी क्वेश्चन, पहले तो समझा देते हैं इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, दोनों चीजों का, बहुत ना मतलब कुछ नहीं पढ़ना अभी, सिर्फ ध्यान, सारे पेन छोड़ देंगे, बुक्स छोड़ देंगे, सिर्फ कहानी मेरी सुनेंगे छोटी सी। So, बच्चे, मेमोरेंडम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक आउटसाइडर हो बिफोर डीलिंग विद द कंपनी, वो तो चलो ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं, सुनो सुनो बच्चे सुनो, कह रहे हैं कि अब ना कंपनी जो है ना, अब बाहर वालों को भी डर लगता है कंपनी के साथ डील करते हुए, है ना, तो कह रहे हैं अब आउटसाइडर्स का भी तो जो वो है, हाँ, सेफ गार्ड करने के लिए हमारी जरूरत है। तो हमारे पास ना 2 चीजें आ जाती है उसमें, सुनो। एक तो हमारे पास कंसेप्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, फिर हाँ उसका एक्सेप्शन है मुझे इंडोर मैनेजमेंट। देखो आप देख रहे हो कि हेडिंग किसकी है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, लेकिन मैं क्या बता रही हूँ सुनो, पहले हमने पढ़ना क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, फिर हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो भी है अभी बताती हूँ, उसकी एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ना, वो भी क्या है बच्चे, क्योंकि सेक्शन 399 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का, कि मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, प्रोस्पेक्टस जो क्या है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड दे आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन टू द पब्लिक एट लार्ज, एंड एनीबडी outside the company can inspect and yes should have knowledge of these documents before entering into a contract with the company. अब क्या कहते हैं,
ये यही कैसे कह रहे हैं यहाँ पे ना, मैंने आपको पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब बताना है, फिर मैं बताती हूँ। देखो ये कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा ये है एमओए एओए, ये क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है 399 के हिसाब से, सो इट इज प्रिज्यूम्ड या प्री सपोज दैट यू हैव नॉलेज। तो कह रहे हैं सिर्फ ये नहीं कि तुमने खरीद लिया, हमें कोई लेना देना नहीं है तुम्हें इंग्लिश भाषा आती है कि हिंदी आती है कि नहीं, हमारा तो जिस फॉर्म में था हमने रख रखा है आपका, हम ऐसा मानेंगे कि आपने सिर्फ पढ़ा ही नहीं, आपको एक एक चीज समझ भी आई है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि क्योंकि ये सारे क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रार के पास पड़े हुए हैं, और कोई भी इंसान अगर चाहे तो इसको इंस्पेक्ट कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन नॉमिनल फीस, 50 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, और इंस्पेक्ट कॉपीज भी ले सकता है उसकी, ठीक है, हार्ड कॉपीज भी ले सकता है, कहने ले सकते हैं। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है स्टार्टिंग से कि सिर्फ आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको नॉलेज भी है, 100% जो है नॉलेज, नॉलेज मतलब आपको समझ आई है एक एक बात उसके अंदर, ऐसा अज्यूम किया जाता है एडवांस में, ठीक है। तो आज देखो इंडोर मैनेजमेंट से पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा रही बेटा। सेक्शन 399 कहता है कि कोई भी पर्सन जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है रजिस्ट्रार के पास क्या कर सकता है, हमारी किताबें पढ़ सकता है, देख सकता है, देखो रिकॉर्ड देख सकता है, गेट कॉपीज और एक्सट्रैक्ट इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस, जो भी फीस है वो देके आप इवन इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी देख सकते हो, हमारी किताबों की कॉपियां भी ले सकते हो, पीडीएफ भी ले सकते हो, और सिर्फ देख के भी आ सकते हो, ठीक है। फिर the MOA and AOA when registered with the ROC becomes public documents and are available for inspection to any person on the payment of a nominal fees, nominal मतलब बहुत कम, सस्ती, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल नेग्लिजिबल, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं बेटा, सुनो बात क्या है, सुन लो। पब्लिक डॉक्यूमेंट कब बनेगा, कब बनेगा, जब वो आरओसी के साथ रजिस्टर्ड है। मेरी बात सुनो, अगर सुनो एक बात, मैं कंपनी में हूँ, मैं रजिस्ट्रार के पास कोई चीज जाके जमा नहीं करती, मैंने अपनी जेब में कोई कापी किताब या कागज रखा हुआ है, क्या बच्चे रजिस्ट्रार को पता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ? क्या अगर रजिस्ट्रार को नहीं पता है तो क्या आप लोगों को पता चल सकता है कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है? ठीक है, तो कह रहे पब्लिक डॉक्यूमेंट कब बनता है, जब हम आरओसी के साथ रजिस्टर कराते हैं, और ऐसा माना जाता है कि आपने सब कुछ आरओसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट है रजिस्टर करा रहा है। समझ आ गई कहानी? ठीक है, अब आ जाओ। इन अदर वर्ड्स 399 confers the right of inspection to all, मतलब हर कोई इंस्पेक्ट कर सकता है मेरे डॉक्यूमेंट्स। Yes. It is therefore the duty of every person dealing with the company to inspect its documents and make sure that he has in contract in conformity with the provisions. But whether a person reads them or not will not, it will be presumed that he has entire knowledge of the documents के कंटेंट। कह रहे हैं तुमने ले ली ना, तो ऐसा मानना चाहेगा कि तुमने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, हमें को लेना देना नहीं कि तुमने खरीद लिया, तुमने पढ़ा नहीं, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं है। This kind is sorry, this kind of presumed implied notice is called constructive notice। फिर से कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है, वो कहता है इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कहता है कंपनी मेरी है, तुम सारे बाहर वाले इंसान हो ना। सेक्शन 399 पढ़ के आओ, वो क्या कहता है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स और जो प्रोस्पेक्टस है उसमें हमने सब कुछ जो भी दे रखा है ना वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एंड बिफोर यू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द थिंग्स व्हिच इज रजिस्टर्ड विद द आरओसी, ठीक है। सो एनीथिंग व्हिच इज डन आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स व्हिच वर रजिस्टर्ड विद आरओसी एंड देन आल्सो तुम मेरे को लोन दे रहे हो, उसके बाद भी तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो तुम्हारी गलती, तुम बेवकूफ, मैं थोड़ी ना, मैं तो बना दिया तुम्हें बेवकूफ, मेरे अगेंस्ट तुम केस नहीं कर सकते। कहानी समझा? हाँ। अब बच्चे ये 2 पॉइंट्स 2 मिनट चलो पहले पढ़ा देती हूँ। तो बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इसका मतलब क्या, वही बात है, वेदर अ पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट्स और नॉट, चाहे उसे पढ़े कि नहीं पढ़े, ऐसा अज्यूम किया जाता है, प्रिज्यूम मतलब स्टार्टिंग से अज्यूम किया जाता है कि ही हैज अ नॉलेज
of the contents of the documents. He is not only presumed to have read but also understood them in their true perspective. ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ तूने पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें हर एक चीज की प्रॉपर नॉलेज भी है, समझ आया है, दिमाग में घुस गया है। फिर every person dealing with the company not only has constructive notice of memorandum and articles but also related documents such as special resolution etc which are required to be registered with the registrar. कह रहे कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है, सिर्फ एमओए एओए की नॉलेज नहीं, उसके अलावा कोई भी चीज जो आरओसी के साथ, मैंने तभी मतलब समझाया पब्लिक डॉक्यूमेंट का कि जो भी चीज आरओसी के साथ रजिस्टर्ड है, इवन अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन भी है तो तुम्हें उसकी नॉलेज है। हाँ, जो जो आरओसी के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ आया। अब बेटा मेरी बात सुनो, तुम बाहर के इंसान हो, तुम्हें मेरी कंपनी के साथ डील करते हुए कभी कभार डर नहीं लगेगा? लगेगा ना? क्यों लगेगा? सेम है या नहीं? तुम्हें ये नहीं डर लगेगा कि अगर से सपोज कंपनी में कोई एक आधी चीज जो हमने नहीं पढ़ी, ये छोड़ो, हम बाहर का तो सब पढ़ के आए हैं, हमें क्या पता इंटरनली क्या चल रहा है। वो पेज जो मैंने आरओसी के साथ रजिस्टर नहीं कराया, उसमें ऐसा लिखा था कि मैं जो हूँ वो बोरोइंग अपनी एग्जॉस्ट कर चुकी हूँ। अब तुम्हें क्या पता कि 10 करोड़ में से कंपनी ने कितनी बोरोइंग्स कर रखी है। अगर मैंने आरओसी के साथ दिखाई नहीं रखा कि मैंने सारी की सारी बोरोइंग्स एग्जॉस्ट कर ली, अपनी लिमिट खत्म हो गई है मेरी, ठीक है, उसके बाद भी मैं अगर बोरो कर रही हूँ, क्या तुम्हारी गलती? तो क्या पता होगा कि मैंने कोई रेजोल्यूशन अंदर पास करानी थी, वो कराई है कि नहीं कराई, जब तक कि वो रजिस्टर के सबमिट नहीं हुई। बेटा नहीं होगी, देखो मेरी बात सुनो, इंटरनल वर्किंग की या नॉलेज होगी बाहर कि मैंने किस किस से पूछा था, झूठा उठा तो नहीं कुछ किया, समझ रहे हो? Yes. तो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होगा ये, बाहर वालों के अगेंस्ट। तो बच्चे इसके लिए एक एक्सेप्शन आएगी, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये कहता है कि बाहर वालों को भी थोड़ा सा सेफ गार्ड करो, थोड़ा सा सेफ गार्ड करो, उनका भी इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट करो, ठीक है। कब? सिर्फ तब, सुन लो, सिर्फ तब जब कोई इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट क्या है, पब्लिक नहीं है, मतलब कि वो आरओसी के साथ सबमिट नहीं हुआ, ठीक है, और वो इंटरनल कुछ है जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तो कह रहे हैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे हम, क्योंकि वो तो इंटरनली उनको नॉलेज होनी चाहिए था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये देखना कि जो भी कंफर्मिटी है क्या वो हो रही है कि नहीं हो रही। सिर्फ आप लोगों को, आउटसाइडर्स को, किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आरओसी के साथ रजिस्टर्ड है। इंटरनली मेरा क्या पंगा पड़ रहा है, क्या हो रहा है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। समझ आ गई बात? अब हम ये पढ़ने वाले हैं, सुनो। Thus, if a person enters into a contract which is beyond the powers of the company as defined in the memorandum and outside the scope of authority, तो हम क्या करें, कंपनी उसको सू नहीं कर सकती, मतलब अल्ट्रावायलेंस एमओए कैन नॉट सू, ये तो ठीक है ना। अब इंडोर मैनेजमेंट सुनो, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो मैं आपको एक चीज और छोटी सी बताने लगी थी, मैंने कहा था मार्क्स। सुनो, अगर तो मैंने टेस्ट में डाला इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है और उसके एक्सेप्शंस बताओ, अभी इंडोर मैनेजमेंट की भी एक्सेप्शन सुनेंगे, सुन लो। एक्सेप्शन की एक्सेप्शन पूछी जाती है पेपर में, एक्सेप्शन की एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब कि एक है बड़ी चीज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसकी एक्सेप्शन इंडोर मैनेजमेंट है, फिर उसके भी 3 पॉइंट्स है, 1 2 3, वो उसकी एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट की, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, तो ये क्वेश्चन यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है। तो मैं सुन लो कैसे एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं कहूंगी कि पहले मुझे 2 4 लाइनों में, मतलब इतने पैराग्राफ का कंस्ट्रक्टिव नोटिस चाहिए, ठीक है, जिसमें तुम बताओगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है और 399 पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप 4 5 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, यस। फिर उसके बाद बच्चे आप इंडोर मैनेजमेंट में आओगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, एंड देन उसके एक्सेप्शंस 1 2 3 डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो। समझ आ गई बात? Yes, yes. तो कभी भी अगर हमने इंडोर मैनेजमेंट स्टार्ट करना है तो पहले 2 3 लाइनों में कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक्सप्लेन करना कंपलसरी है, नंबर नहीं भूलना। तो बच्चे आप क्या कह मैम रहे एक बार दोबारा बता दो प्लीज। बच्चे मैंने कहा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है ना वो डायरेक्टली यूजुअली नहीं पूछा जाता, ठीक है, यूजुअली नहीं पूछा जाता, ओके। हाँ, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझा दो,
अब अगर ये क्वेश्चन पूछा या ये बोला कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो यूजुअली बच्चे ये एक्सेप्शंस तो सीधी सीधी लिख देंगे 1 2 3। इससे ऊपर क्या होता है आपको पता है, इंडोर मैनेजमेंट भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। अभी तक तो तुम मेरे साथ 2 टेस्ट दे चुके हो, इतना तो पता और चाहिए होगा ना कि आपको 2 लाइनों में इंडोर मैनेजमेंट तो एक्सप्लेन करना ही करना है। मैं कह रही हूँ अब इंडोर मैनेजमेंट से पहले ना 2 लाइनों में कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी एक्सप्लेन करना है। ये तो मैं नंबर नहीं दूँ। और उसको ये एक्सेप्शन है इन लोग। अच्छा होगा। समझ गई? समझ गए? बात समझ आई मन्नत? Yes, ma'am. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो, केस स्टडी आया तब नहीं इतनी कहानी लिखनी, हल्का बहुत थोड़ा बहुत अपनी दिमाग से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं the aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense mean that the outsiders are deemed to have knowledge of the internal affairs of the company। तुम्हें कैसे पता होगा कि अंदर क्या हो रहा है यार, है ना? इंटरनल अफेयर की नॉलेज नहीं है, किस चीज की नॉलेज चाहिए है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की, उसके अलावा तो नहीं कुछ नॉलेज होगी बेचारों को। यस। फॉर इंस्टेंस इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड विद आर्टिकल्स और मेमोरेंडम एन आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट द डिटेल्ड फॉर्मेलिटीज ऑफ द एक्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड। कह रहे हैं कि अगर सुन लो कोई चीज जो कि एओए और एमओए ओके करते हैं, कहते हैं कि तुम कर सकते हो, मतलब एग्जाम्पल है ये बात है, जैसे अब से 25 लाख जो है एक मैनेजर जो है क्रेडिट पे परचेज कर सकता है, लेकिन ऐसा है कि ये जो मैनेजर है ना ये भी कब कर सकता है, जब इसको एचओडी जो है ना इसका ओके करता है, ठीक है, अलाउ करता है, या फिर कह लो कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन जो है 50% 51% की अगर पास होती है तब, ठीक है। समझ गए मेरी बात? अब मैं तो क्या हूँ बच्चे, आउटसाइडर हूँ। मैंने तो देखा कि अलाउड है 25 लाख तक की क्रेडिट परचेजेस, तो मैं तो दे दूंगी ना, मुझे क्या पता कि एचओडी ने इसको सैंक्शन किया है कि नहीं किया, तो मेरी गलती थोड़ी ना है। तो कह रहे हैं आउटसाइडर का भी तो इंटरेस्ट आप प्रोटेक्ट करोगे। यस। इसके लिए कौन सा डॉक्ट्राइन आता है बच्चे? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यस। सो बच्चे ये ना अब क्या है, दिस इज बच्चे हमारा क्या लैंडमार्क केस, द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस स्ट्रॉन्ग कार्ड। ठीक है, कहानी सुन लेंगे क्योंकि अगर रीड करने जाएंगे तो पहली बार में नहीं शायद समझ आए, सुन लेंगे। क्या हुआ ना, ये रॉयल ब्रिटिश बैंक जो है इसने क्या किया ना, स्ट्रॉन्ग कार्ड को बेटा कोई ना पैसे उधारे दिए, ठीक है। कितने उधारे दिए? जितने भी ये 2000 तक पाउंड्स तक है, पाउंड्स पाउंड्स, ठीक है। यूरो ऐसा होता है, दिस इज यूरोस, ठीक है, दिस इज पाउंड, दिस इज ये, ठीक है। तो यूरो यूरोप की है, पाउंड यूके की करेंसी है। अच्छा, बैंक ने ना क्या करा, कंपनी को 2000 पाउंड जो है लोन दी थी, उसके बदले कंपनी ने क्या किया, 2000 पाउंड्स के बॉन्ड जो है मॉर्गेज कर दिए। उसने कहा कि अगर मैं पैसे तुम्हें ना दे पाया ना तो तुम्हें 2000 के बॉन्ड सिक्योरिटीज जो है मैं इशू कर रहा हूँ। समझ आ गई बात? यस। अब क्या हुआ ना, कंपनी ना लिक्विडेट हो गई है। समझ गए? ये जो कंपनी थी क्या नाम है इसका, रॉयल, ये ट्रॉन्ग कार्ड सॉरी, ये जो ट्रॉन्ग कार्ड है ना बच्चे, ये क्या हो गई, लिक्विडेट हो गई। समझ गए? यस सर। अब क्या हुआ ना बेटा, यहाँ पे ऐसा लिखा था कि ये जो बॉन्ड्स है ना ये सिर्फ तभी हो सकते हैं वैलिड जब इसको ना इसके 2 डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी जो है साइन करेंगे। कंपनी मतलब सॉरी 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 सॉरी, ये अलाउड ही नहीं था इनको कि ये अपने आप से ना बोरो कर सके पैसे। समझ रहे हो ना? यस। पर एमओए में ऐसी कोई मनाही नहीं थी, अलाउड था, ठीक है। तो ना ये खड़ गए रॉन्ग कार्ड वाले, बड़े अपने आप को समझदार बने। जबकि ना उस बॉन्ड में ना सुनो, बॉन्ड में कंपनी की सील लगी हुई थी, 2 डायरेक्टर से साइन भी किए होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी ने भी किए होते हैं, इसका मतलब ऑथराइज है। अब मैं बाहर की बंदी हूँ तो मुझे तो ये लगेगा ऑथराइज है ये, यस। है ना? तो कह रहे हैं ये ना बड़े चालू बने कि इन्होंने कहा कि हम जो ये बॉन्ड है ये इनवैलिड है क्योंकि आउटसाइड द स्कोप ऑफ आवर कंपनी है, कि हमने तो अलाउ नहीं किया। इंटर्न कह रहे हैं क्या क्या बात कर रहे हो तुम, ठीक है। आपके एमओए एओए ने तो मना किया नहीं कहीं कि आप बॉन्ड्स इशू नहीं कर सकते, ठीक है। ऊपर से ये ऑथराइज्ड है, तो तुम किसको पागल बना रहे हो, बैंक को तुम कैसे पागल बना रहे हो? कह रहे तो ये क्या है, एप्लीकेबल थे बॉन्ड्स, आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अगर तुम पैसे नहीं दे रहे तो तुम्हारे को ये बॉन्ड जो है, हमारे पास पूरी राइट है कि हम इसको सिक्योर डेट मान के आपको लिक्विडेशन में पहले पैसा लेंगे। अब पढ़ा रही हूँ फिर से एक्सप्लेन करूंगी अगर नहीं समझ आया आज।
अब यहाँ पे क्या है, दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रॉपरली नोन एज ए ट्रॉन्कार्ड रूल। तो बच्चे जो इंडोर मैनेजमेंट है इसका दूसरा नाम भी क्या है, ट्रॉन्कार्ड रूल है, ठीक है ना, क्योंकि ये लैंडमार्क केस पे है इसके, ठीक है। फैक्ट्स क्या है, मिस्टर ट्रॉन्कार्ड was the official manager liquidator of the insolvent Cargons, Coldbrook, Stream, Coal and Swansea and Lawson। जो भी बकवासी ये कंपनी इतनी बड़ी है, उसका लिक्विडेटर समझ रहे हो ना, कि जो भी लिक्विडेट करेगा कंपनी को, समझ रहे हैं ना, लिक्विडेटर वो कौन था, ट्रॉन्कार्ड था बंदा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड, पहले ना जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती थी, इसके अंदर ये रजिस्टर्ड था। The company had given a bond of £2,000 to Royal British Bank, which secured the company's drawings on its current account। मतलब कंपनी ने क्या करा था, लोन लिया था किसका, करंट अकाउंट पे अपने £2,000 का। उसके बदले ना बच्चे क्या करा था, कंपनी ने इनको £2,000 तक के बॉन्ड्स इशू कर दिए थे, ठीक है। द बॉन्ड वॉज अंडर द कंपनी सील साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड अ सेक्रेटरी, ठीक है। When the company was sued, जब कंपनी को फिर बाद में इन्होंने सू किया, किसने, बैंक ने सू किया, it alleged, मतलब इसने क्या आगे से वो अपनी सफाई दी, that it was registered deed of settlement, directors only had power to borrow up to an amount authorized by the company resolution। समझ लो, कह रहे हैं कि ऐसा इन्होंने अपने आप को बचाव में क्या बोला, कि जो डायरेक्टर्स हैं सिर्फ उतना ही इशू कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं जितना की उनकी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में अलाउ करती है कंपनी। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ना सुन लो, रजिस्ट्रार के पास कभी भी फाइल नहीं होती, जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो रजिस्ट्रार के पास कभी भी फाइल नहीं होती, तो क्या वो कभी पब्लिक डॉक्यूमेंट बनेगी, नहीं बनेगी। अब जब कोई चीज पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या बैंक को उसकी नॉलेज हो सकती है, नहीं होगी, ठीक है। और ऊपर से तुमने उसको साइन कर रखा है तो माना जाएगा ऑथराइज्ड है। A resolution has been passed but not specifying how much the directors could borrow। कह रहे रेजोल्यूशन भी पास हुई पर ये नहीं बताया कि डायरेक्टर्स कितना बोरो कर सकते हैं, ठीक है। Hence it was decided that the bond was valid, so the Royal British Bank would enforce the terms। तो ये क्या है, हेल्ड का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि वर्डिक्ट दे दिया गया, फैसला दे दिया। हाँ, उसने कहा कि रॉयल ब्रिटिश बैंक जो है वो बॉन्ड को इन्फोर्स कर सकता है, मतलब सिक्योर डेट है तो पहले पेमेंट बॉन्ड की भी। He said that the bank was deemed to be aware of the directors and could only borrow up to the amount of resolutions allowed। The articles of association was registered with the company's house, so there was a constructive notice। कहानी सुन लो आगे, इन्होंने फिर भी नहीं छोड़ते, फिर भी लड़ाइयां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने तो ये कहा था कि जो बैंक है ना उसको नॉलेज होनी चाहिए थी किसकी, एओए की, क्योंकि एओए जो कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है और हमारे को तो बचाव चाहिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता, कह रहे बट द बैंक कुड नॉट डीम टू हैव नॉलेज अबाउट द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस पास, क्योंकि वो तो रजिस्ट्रार के साथ कभी जाते ही नहीं और वो कभी पब्लिक डॉक्यूमेंट बनती नहीं है, बिकॉज these were not registrable। The bond was valid because there was no requirement to look into the company's internal working, ठीक है। This is indoor management rule that the company's indoor affairs are the company's problem and not outsiders, ठीक है बेटा। अब ये मैंने आपको बताया, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि व्हाट इज द एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस के लिए आप स्टार्ट कहां से करोगे, 2 लाइनें कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, उसमें एक्सप्लेन करोगे कि सेक्शन 399 के अकॉर्डिंगली ये सारे क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, और ये क्या कहता है कि कंपनी को बचाव मिलेगा अगर कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो बाहर वालों को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप बताओगे इंडोर मैनेजमेंट जो है वो एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, जो कि क्या कहता है कि इंटरनल नॉलेज जो है वो बाहर वालों को नहीं हो सकती, इंटरनल अफेयर्स की नॉलेज। फिर आप बताओगे एक्सेप्शंस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, 3 इंटर, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, या फिर हमारा फॉर्जरी। अब सुनो क्या कह रहे हैं, सुनो पहले तो तुम्हें समझ आया ना क्या है ये, देखो एक तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है बेटा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन इंडोर मैनेजमेंट है, इंडोर मैनेजमेंट की एक्सेप्शंस भी 3 पढ़ने लगे, मतलब कह रहे हैं कि कब ऐसा, सुनो एक बार इसका मतलब समझा रही हूँ, कह रहे हैं कौन सा ऐसा केस है, कौन सा ऐसा केस है जिसमें आपको आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता कि इंटरनल अफेयर्स में क्या चल रहा, समझ गए। Yes. So this is negative, even indoor management was negative, so positive that means ये constructive notice ही है, जो कि क्या कहता है कि बाहर वालों को हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे,
समझ आ गई बात? Yes, yes. आज तो कह रहे हैं पहली बात तो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, मतलब अब तुम बाहर वाले इंसान हो, तुम्हें पता था कि कुछ गड़बड़ है। एक्चुअल मतलब कि असली में हुई, या कंस्ट्रक्टिव मतलब कि तुम्हें लग रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि गलती है कोई, और फिर भी तुम डील कर रहे हो कंपनी के साथ, तो तुम बेवकूफ होना इसका मतलब तुम जान के कर रहे हो। Yes. तो कह रहे कंपनी नहीं तुम्हें बचाएगी, अब लॉ नहीं बचाने आएगा, तुम्हें अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करना चाहिए। सो कह रहे द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन when the person dealing with the company has knowledge of whether actual or constructive irregularity। मुझे पता है कि ऐसा नहीं है, ये गलत कर रहे हैं, फिर भी मैं कर रही हूँ डील, तो कह रहे तुम्हारी गलती। एग्जाम्पल अब जैसे इन हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी where the directors could not defend the issue of debentures to them। अब मेरी बात सुनो, कहानी क्या हुई ना, यहाँ पे जो डायरेक्टर्स है ना, इन्होंने अपने आप को ही डिबेंचर्स इशू कर दिए, ठीक है। और बच्चे उसके बाद इन्होंने क्या करा, सुनो, क्या ना, जनरल मीटिंग में इनको ना वो चाहिए थी, असेंट, असेंट समझते हो, हामी चाहिए होती थी, Yes. ठीक है। तो ये कह रहे हैं इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को खुद को डिबेंचर इशू कर लिए, बिकॉज दे शुड हैव नो द एक्सटेंट टू विच दे वर लेंडिंग मनी टू द कंपनी। कंपनी को ये पैसे दे रहे हैं तब तो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं इनको, Yes. है ना। रिक्वायर्ड असेंट ऑफ जनरल मीटिंग टू विच दे हैड नॉट ऑब्टेन्ड, और इन्होंने जनरल मीटिंग में उसका असेंट भी नहीं लिया। मेरी बात सुनो, तुम खुद क्या हो, डायरेक्टर हो, तुम ऐसा कह सकते हो कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे जो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन की रिक्वायर्ड थी ना, जो ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए थी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो पास नहीं हुई। अरे तुम बेवकूफ हो। खुद से तो तुम्हारे को रेजोल्यूशन पास करनी थी, तुम कह दो हमने तो रेजोल्यूशन में पता ही नहीं था पास करनी, और हमने पैसे लैंड कर दिए जी हमारे को बचाओ। क्या बकवास बोल रहे हो, ये बकवास बोल ही क्या रहे हो तुम खुद दो, तुम्हें इंटरनल, और तुम कहोगे हमारे को इंटरनल की नॉलेज नहीं है, कह रहे ऐसा भी बेवकूफ लॉ नहीं है। समझ आ गई बात? Yes, ma'am. ऐसे ही likewise in Morris versus Carson, a director could not defend an allotment of shares to him as he participated in the meeting which made the allotment. His appointment as a director also fell through because none of the directors appointed him was valid in the office। कह रहे हैं कि यहाँ पे इस बेवकूफ डायरेक्टर ने क्या किया ना, इसने अपने आप को खुद को ही शेयर अलॉट कर दिए, ठीक है, और अपने आप को ही डायरेक्टर बना लिया, और कोई और इंसान तो था ही नहीं, अपने आप को डायरेक्टर बना लिया, अपने आप को शेयर्स अलॉट कर लिया, और कह दिया कि तो मुझे नॉलेज ही नहीं है। हाँ क्रैक, मतलब नेक्स्ट लेवल है ये बात। समझ रहे हो? तो कह रहा है कि तुम्हें पता ही है, नॉलेज है एग्जैक्ट कि एक्चुअल कोई इरेगुलरिटी हो रही है, मतलब कोई चीज फुलफिल नहीं हुई है, या कंस्ट्रक्टिव मतलब कि जो कि कह लो एक्चुअल नहीं है लेकिन कागजों में है, तब भी अगर तुम्हें इसकी नॉलेज है ना, तो वो तुम्हारे को इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या है, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। अब क्या ना, तुम्हारे को एक्चुअल में नहीं पता था पर तुम्हें दिख रहा है, डाउट है, तुम्हें लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी का दाल काली है, तुम्हें लग रहा है, फिर भी तुम पंगा ले रहे हो, फिर भी कौन बचाएगा तुम्हें, कोई नहीं बचाएगा। अब कह रहे हैं डॉक्टर एंड नो वेयर रिवॉर्ड्स दोज हु हैव who behave negligently where the person dealing with the company is put upon an inquiry, for example where there a transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make necessary inquiry। कह रहे जब तुम्हारे को ऊपर ऊपर से कुछ गड़बड़ लग रही है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि तुम देखो। अब एग्जाम्पल से सपोज आप कोई किसी कंपनी में से सपोज अकाउंटेंट हो, अब मैं आई और मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे ना ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, और मुझे पता है कि तुम अकाउंटेंट हो, हाँ, तो बच्चे तुम मेरे पास प्रॉपर्टी लेके आओ और बोलो कि मैं इसको बेच रहा हूँ, तो मुझे डाउट नहीं होना चाहिए कि ये तो एक्चुअल ओनर्स बेचेंगे। Yes, ma'am. CA नहीं बेच सकते। सीए नहीं है, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है। चलो अगर सीए भी है, मैं कह रही हूँ क्या सीए के पास अथॉरिटी है बेचने की? No, ma'am. कह रहे अगर उसके बाद भी तुम पंगा ले रहे हो, तुम खरीद रहे हो, तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए था, इंक्वायर करना चाहिए था कि क्या इस बंदे के पास एक्चुअल अथॉरिटी है, ठीक है। आज the protection of wrong card rule is also not available where the circumstances surrounding the contract are suspicious, मतलब जहां पे मुझे क्या है, डाउट है, शक है,
and therefore invite inquiry, जहाँ पे मुझे inquire करना चाहिए. Suspicion should arise, for example, from the fact that the officer is purporting to act in matter which is apparently outside the scope of his authority. कह रहे जहाँ पे दिख ही रहा है कि कोई ऑफिसर जो है अपनी अथॉरिटी के बाहर काम कर रहा है, तो वहां पे तुम्हें डाउट होना चाहिए ना. यस, होना चाहिए. जैसे केस है आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिंशॉ एंड कंपनी. द प्लांटिफ, प्लांटिफ कौन होता है? दुखियारा. कौन होता है? दुखियारा, जिसने केस किया, जो परेशान हो रहे हैं. Accepted the transfer of company's property from its accountant. The transfer was held void. अब मेरी बात सुनो, अगर तुम अकाउंटेंट से प्रॉपर्टी लोगे तो कंपनी कैंसिल करेगी ना कल को. तुम कह दो नहीं जी मुझे तो नॉलेज नहीं थी, मेरी क्या गलती है, मैंने तो असली में खरीदा. कह रहा तुम पागल है कि अकाउंटेंट से कैसे खरीद रहे तू? वो तो सस्पिशन, देखो डाउट होना चाहिए ना कि अकाउंटेंट बेच कैसे रहा है, इसका मतलब वो कोई धोखाधड़ी कर रहा है और तू उसका साथ दे रहा है. ठीक है, हाँ, बस हो गए, दोनों फंसेंगे. द plaintiff could not have supposed in the absence of power of attorney. अगर उसके देखो पावर ऑफ अटॉर्नी होती तो अलग बात थी, है ना, फिर तो भेज सकता था ना अकाउंटेंट. सीए को हम बोल सकते हैं ना कि सर ये आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर कोई अच्छा बायर हो तो आप देख लेना. हाँ लिखो, पावर ऑफ अटॉर्नी मीन्स आपको पावर दी है कि आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो. ठीक है, हाँ. द अकाउंटेंट हैड अथॉरिटी. कह रहे हैं ऐसा तो उसके पास कुछ था नहीं था, तो तुमने मान कैसे लिया कि इसके पास अथॉरिटी है बेचने की? समझ गए? Similarly, in case of Horton and Company versus Northern Loy and Wills Limited, where a person holding directorship in two companies agreed to apply the money in one company in the payment of the debt to another, the court said that it was something unusual. The plaintiff was put upon inquiry to ascertain whether the persons making the contract had any authority in fact to make it. क्या कह रहे हैं? कह रहे एक डायरेक्टर था दो कंपनी, 1 और 2. उसने क्या किया, एक कंपनी की लोन पे करने के लिए दूसरी कंपनी से पैसे ले. कह रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो तुम्हारे को लगना चाहिए ना कि गड़बड़ है, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम? इसका तो चोरी चकारी हो रही है कहीं. हाँ, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी तुम्हें नहीं बचाया जाए. हाँ, 20 तक हो सकता है बेटा. 20 मतलब वो अलग अलग है, कईयों में 20 है, कईयों में 5 भी होगी. तो वो डायरेक्टरशिप के ऊपर होती है, एक लिमिट होती है जिससे ज्यादा आप डायरेक्टर नहीं बन सकते. यूजुअली जो मेरे को याद है अब तक दैट इज 20. लिमिट चेक कर लेना, नेक्स्ट आपको आईपीसीसी लेवल पे तो होगी डायरेक्टरशिप. ठीक है. फॉर्जरी, बट अब मेरे सामने है, मेरी बात सुनो, अगर तो मुझे पता ही नहीं है, सुन लो, यहाँ पे डाउट आ सकता है ना, इसलिए सुन लो प्लीज. फॉर्जरी का मतलब क्या है? नकली के साइन. फॉर्ज करना मतलब समझते हो, नकली के साइन करना. अब बच्चे अगर तो मुझे नहीं पता कि तुमने किसी के सिग्नेचर्स फॉर्ज किए, मैं तुम्हारे को बोल दूँ कि अपने मम्मी पापा के साइन करा के आना. मेरे को नहीं पता आपके मम्मी पापा के साइन कैसे होते हैं, और आप कह दो कि हाँ जी हमने साइन करा दिया. ठीक है, तो बच्चे मुझे पता नहीं चलेगा. लेकिन अगर तुम मेरे सामने ही अपने मम्मी पापा के साइन कर रहे हो, या मैं अगर से अपने आपके पेरेंट्स से पूछूं कि आपने क्या साइन कर दिया, सेंड कर दिया है इनके आंसर शीट्स पे, तो इसका मतलब मुझे नॉलेज है ना कि फॉर्ज किए गए, मम्मी पापा ने तो साइन किए नहीं है. और उसके बाद भी मैं मान लूं तुम्हारी बात, तो मैं गलत हूं ना? मैं गलत हूं. यस. कह the doctrine of indoor management applies only to irregularities which might otherwise affect the transaction, but it cannot apply to forgery which must be regarded as nullity. कह रहे forgery के केस में जो ये जो पूरा का पूरा केस होता है उसको हम क्या कहते हैं? नल मानते हैं. ठीक है, कि तुम किसी के भी सिग्नेचर्स को फॉर्ज नहीं कर सकते. अगर उसकी मुझे नॉलेज नहीं भी है ना बच्चे, तब भी वो गलत बात है. से सपोज मुझे नहीं भी पता, अब आपके पेरेंट्स अगर मुझे बोले कि आपने तो साइन किया नहीं, तो फिर मान लूंगी ना कि मुझे मानना ही पड़ेगा कि ये तो धोखा इन्होंने किया है, तो मैं पकड़ूंगी ना बेटा फिर मैं. समझ गए? फिर क्या कह रहे हैं, फॉर्जरी में इन सर्कमस्टांसेस एक्सक्लूड द ट्रॉन्ग कार्ड रूल. कह रहे हैं यहाँ पे मतलब ट्रॉन्ग कार्ड रूल के बाहर जाएंगे. तो ओनली क्लियर इलस्ट्रेशन इज फाउंड इन रूबिन वर्सेस ग्रेट फिंक फॉल कंसोलिडेटेड. सिर्फ कह रहे हैं एक ही केस है इसका, इसके अलावा कहीं और केस बना ही नहीं. सुन लो, इन दिस केस प्लांटिफ मतलब दुखियारा वाज द ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इशूड अंडर द सील ऑफ डिफेंडेंट्स कंपनी. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो दुखियारा इंसान था ना, प्लांटिफ था, उसने क्या करा, ट्रांसफरी. ट्रांसफरी मतलब जिसने शेयर सर्टिफिकेट खरीदे. ठीक है, ट्रांसफरी मतलब जिसको दिए गए हैं, जिसने खरीदे हैं. ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट किसके? डिफेंडेंट मतलब जिसके अगेंस्ट हमने केस किया ना, जो अपने आप को बचा रहा है, उस कंपनी के शेयर्स. ठीक है, जिसपे सील लगी हुई थी.
ठीक है। द कंपनी सेक्रेटरी वुड affix the seal of the company and forge the signatures of two directors issued the certificate। यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया, कंपनी की सील लगा के दो डायरेक्टर्स के झूठे साइन करके उस इंसान को जो है पी को शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दी। The plaintiff contended that whether the signatures were genuine or forged was a part of the internal management, and therefore the company should be stopped from denying the genuineness of the document. But it was held that the rule has never been extended to cover such complete forgery। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो दुखियारा था ना, जिसको शेयर्स ट्रांसफर हुए, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे पंगा क्या हुआ होगा सुनो, लिखा नहीं हुआ पर मैं वैसे समझा देती हूँ क्या है। अब पी जो है, इसने क्या किया, डिफेंडेंट जो जिस भी इंसान ने, मतलब सीएस जो है ना, सीएस ने क्या करा, इसको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया इस कंपनी के, डी कंपनी के, ठीक है। अब डी कंपनी को पता चला होगा, उससे कैंसिल करती होंगे, ये रोने लग गया, ये रोने लग गया, स्टार्टेड क्राइंग, है ना, कि मैंने तो अपने पैसे लगाए, मेरे से कैसे तुमने ऐसा कर दिया। अब ये तो इंटरनल मैनेजमेंट की गलती है, उनको देखना चाहिए था कि ये जो साइन है नकली है, ठीक है। तो ऐसा बोला गया, कोर्ट कहती ना बेटा ना, तुझे किसने कहा था कि तू सीएस से वो ले, सर्टिफिकेट ले, शेयर सर्टिफिकेट जो उसके नाम पे ही नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं अगर इस केस में इन्होंने, तो इसने क्या करा है, इसने तो एक तरह से धोखा दिया ना, फॉर्ज किए सिग्नेचर्स, Yes. है ना। तो कह रहे उस केस में ये जो है हमारा ट्रॉन्कर रूल अप्लाई नहीं होता, क्लियर नहीं होता, चाहे तुम्हें नॉलेज थी चाहे तुम्हें नॉलेज नहीं थी, तुम्हारा इसमें कोई बचाव नहीं है। कौन से केस में, फौज, ठीक है ना। Yes. बस बेटा, देखो अगर कोई डाउट है, ये एक्ट मेरी तरफ से बेटा कंप्लीट हो गई है। देखो इफ यू हैव एनी डाउट्स, हाँ वो